हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर अवन यूट्यूब चैनल फैज़ान क्लासेज। आज हम लोग क्लास 12 हिस्ट्री का चैप्टर 15 जिसका नाम है संविधान का निर्माण, एक नई युग की शुरुआत। तो इस वीडियो में हम इसका पार्ट 2 देखने वाले हैं। यदि आपने इसका पार्ट 1 नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। यदि आप इस हिस्ट्री का ऑल चैप्टर देखना चाहते हैं तो यूट्यूब सर्च बार में सर्च कीजिए फैज़ान क्लासेज और उस चैनल के अंदर जा करके जो प्ले लिस्ट है उसमें आपको हिस्ट्री का भी प्लेलिस्ट मिल जाएगा। और यदि आप आर्ट्स फैकल्टी से हैं और आपने अपने सब्जेक्ट में हिस्ट्री को भी शामिल किया है तो आप वहां जा कर के सभी वीडियोस को देख सकते हैं और अपने नोट्स बहुत अच्छे से बना सकते हैं। इसके पहले पार्ट में हमने इस तरफ के सभी टॉपिक्स को डिस्कस कर लिया था और आज हम इसमें पृथक निर्वाचिका, आदिवासी और उनके अधिकार, दलित, राज्य की शक्तियाँ, राष्ट्रीय भाषा और फिर भारतीय संविधान की विशेषताएं जो हैं उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इस दूसरे पार्ट का सबसे पहला टॉपिक है पृथक निर्वाचिका। पृथक यानी कि अलग और निर्वाचन, पृथक निर्वाचन क्षेत्र या पृथक निर्वाचिका। निर्वाचन का मतलब होता है चुनाव, यानी कि चुनाव के लिए अलग क्षेत्र देना। तो पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग कब और किसने की? तो 27 अगस्त 1947 को मद्रास के बी पोकर बहादुर द्वारा पृथक निर्वाचन के क्षेत्र में एक भाषण दिया गया। इस भाषण में उन्होंने कहा कि हमें एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था की ज़रूरत है जहां पर अल्पसंख्यक भी अन्य लोगों की तरह समाज में समान रूप से रह सके एवं राजनीति में उनका पूरा प्रतिनिधित्व हो सके, उनकी आवाज़ सुनी जाए और उनके विचारों पर ध्यान दिया जाए। इसलिए उन्होंने पृथक निर्वाचन क्षेत्रों की मांग की ताकि देश में सभी अल्पसंख्यकों को राजनीति में उनकी हिस्सेदारी मिल सके, परंतु संविधान सभा के कई सदस्यों द्वारा इसका विरोध किया गया। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा कि पृथक निर्वाचन क्षेत्र एक ऐसा विषय है जिसने देश में एक समुदाय को दूसरे समुदाय से लड़ने पर मजबूर कर दिया। इसी वजह से देश के टुकड़े हुए और देश में इतने बड़े स्तर पर दंगे हुए। अगर देश में शांति स्थापित करनी है तो इस विषय को यहीं छोड़ देना सही रहेगा। तो पृथक निर्वाचिका की मांग किसने की थी? तो पी पोकर बहादुर द्वारा की गई थी, जो कि मद्रास के रहने वाले थे। कि भारत में जो है अलग अलग धर्म और अलग अलग जाति के लोग रहते हैं, तो उन्हें अलग अलग निर्वाचन क्षेत्र यानी कि चुनाव क्षेत्र दिया जाए जहां से वो चुनाव में खड़े हों और उनके जो जाति के लोग हैं उन्हें ही वोट देंगे और वो जीतेंगे। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा इसका विरोध किया गया। उन्होंने कहा कि अगर हम पृथक निर्वाचिका सभी धर्म और जाति के आधार पर हम पृथक निर्वाचन क्षेत्र देते हैं, अलग अलग निर्वाचन क्षेत्र देते हैं, तो इससे क्या होगा कि देश के टूटने का खतरा पैदा हो जाएगा। जिस तरह से कांग्रेस और मुस्लिम लीग में हुआ था, मुस्लिम लीग ने मुसलमानों का समर्थन किया जबकि कांग्रेस ने मुस्लिम और हिंदू दोनों का समर्थन किया। लेकिन मुस्लिम लीग को अलग क्षेत्र देने से यह हुआ कि उसका परिणाम यह हुआ कि आखिरकार जो है देश का विभाजन करना पड़ा। तो इसीलिए संविधान सभा में सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा जो है इस पृथक निर्वाचिका का विरोध किया गया और उन्होंने कहा कि पृथक निर्वाचिका को बात को अब यहीं तक छोड़ दिया जाए, इसके बाद इसके आगे इस पर चर्चा न की जाए। अगला है आदिवासी और उनके अधिकार। तो मुख्य आदिवासी नेता जयपाल सिंह जी ने कहा कि आदिवासी संख्या के आधार पर अल्पसंख्यक नहीं है। आदिवासी उन्हें कहा जाता है जो जंगलों में ज़्यादातर रहते हैं, परंतु उन्हें संरक्षण की आवश्यकता है। शुरू से ही इन्हें संसाधनों से वंचित रखा गया, यानी कि आदिवासियों को उन्हें आदिम और पिछड़ा मानते हुए समाज ने उनकी उपेक्षा की है कि या तो आदिम लोग हैं या पिछड़ा है, आदिवासी टाइप पर रहते हैं, ये सभ्य नहीं है। तो समाज ने उनकी की है, उपेक्षा की है, उनकी आलोचना की है, उन्हें नीच देखा है, जिस वजह से वह पिछड़ा हुआ जीवन जीने के लिए मजबूर है। ऐसे में उन्हें मुख्य धारा में शामिल करना और अधिकार उपलब्ध करवाना अत्यंत आवश्यक है। यह किसने कहा था? तो मुख्य आदिवासी नेता जयपाल सिंह ने कहा था। उसके बाद फिर आता है दलित। तो संविधान सभा में दलितों के विषय पर लंबी बहस हुई। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा दलित जातियों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्रों की मांग की गई थी, जिसका महात्मा गांधी ने विरोध किया था। तो जो पूना समझौता हुआ था वो महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर में इसी को लेकर के हुआ था। जो अंग्रेज जो थे वो दलितों को पृथक निर्वाचिका क्षेत्र दे रहे थे, तो महात्मा गांधी ने कहा कि हम दलितों को पृथक निर्वाचिका क्षेत्र जरूर देंगे, लेकिन पृथक नहीं देंगे, संयुक्त रूप से उन्हें निर्वाचन क्षेत्र देंगे, यानी कि भारत के अलग अलग क्षेत्रों से वो उठ सकेंगे, ना कि एक ही एरिया से।
तो अंग्रेज जो पृथक निर्वाची का क्षेत्र दे रहे थे दलितों को, वो इस तरफ से दे रहे थे, समझे कि नहीं, इस तरफ से 72 सीट दे रहे थे, 72 या फिर कुछ और दे रहे थे, तो इस तरफ से सीट दे रहे थे, जिसका गांधी जी ने विरोध किया। और इसी के दौरान पूना समझौता हुआ सन 1932 ईस्वी में महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच। तो महात्मा गांधी ने कहा कि हम दलितों को पृथक निर्वाचन क्षेत्र जरूर देंगे, लेकिन पृथक यानी कि अलग से नहीं देंगे, क्योंकि आने वाले समय में ये जो क्षेत्र है ये कट सकता है और अलग राष्ट्र की मांग कर सकते हैं। इसलिए महात्मा गांधी ने जो दलितों को देने की बात कही पृथक निर्वाचन क्षेत्र, और जहाँ तहाँ से यानी कि यहाँ यहाँ इस तरह से देने की बात कही थी, जिसका महात्मा गांधी द्वारा विरोध किया गया था। और कहा था, यानी कि महात्मा गांधी ने कहा था कि ऐसा करने से दलित समुदाय बाकी समाज से पूरी तरह कट जाएगा। जय अंगप्पा ने कहा कि हरिजन अल्पसंख्यक नहीं है। अब हरिजन की बात आ गई, तो जय अंगप्पा, हरिजन यानी कि वही दलित, जय अंगप्पा ने कहा कि हरिजन अल्पसंख्यक नहीं है, यानी कि उनकी संख्या कम नहीं है। तो वर्तमान में अगर देखा जाए तो किसी भी समुदाय की जनसंख्या यदि 10 करोड़ से ज़्यादा है तो वह अल्पसंख्यक नहीं, 10% से ज़्यादा है तो वो अल्पसंख्यक नहीं होते, बल्कि बहुसंख्यक होते हैं। और अगर 10% से कम है तो उन्हें अल्पसंख्यक कहा जाता है। तो जय अंगप्पा ने कहा कि हरिजन अल्पसंख्यक नहीं है, परंतु समाज के अन्य वर्गों द्वारा उन्हें हमेशा संसाधनों और राजनीतिक शक्ति से दूर रखा गया है, जिस वजह से वह हमेशा पीड़ा का शिकार रहे हैं। न तो उन्हें शिक्षा के अवसर दिए गए हैं, न ही शासन में साझेदारी दी गई है। इन सब तर्कों को सुनते हुए संविधान सभा में यह सुझाव दिया गया कि अस्पृश्यता का उन्मूलन किया जाएगा। अस्पृश्यता यानी छुआछूत का उन्मूलन किया जाएगा, उसका हल निकाला जाएगा। हिंदू मंदिरों को सभी जातियों के लिए खोल दिया जाएगा। तो पहले के समय में ऐसा होता था कि जो नीची जाति के लोग हैं उन्हें मंदिरों में नहीं जाया दिया जाता था। तो हिंदू मंदिरों को क्या किया जाएगा, सभी जातियों के लिए खोल दिया जाएगा, यानी कि ऊंची और नीची दोनों जाति के लिए। निचली जाति के लोगों को विधायिका और सरकारी नौकरी में आरक्षण दिया जाएगा, यानी कि उन्हें प्रावधान दिए जाएंगे, कुछ छूट दिए जाएंगे। अगला है राज्य की शक्तियाँ। तो राज्य की शक्तियाँ यानी कि राष्ट्र की शक्तियों को दो भागों में बांट दिया गया, एक केंद्र और दूसरा राज्य। तो राज्य जो शब्द आता है वो राष्ट्र, यहाँ पास राष्ट्र निरूपित कर रहा था। जब भी राजनीति में राज्य शब्द निरूपित किया जाए तो उसका अर्थ राष्ट्र होता है, और स्टेट के लिए जो शब्द आता है वो प्रांत आता है। तो भारत में संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया, जिस वजह से संविधान सभा में इस बात पर तीखी बहस हुई कि केंद्र और राज्य सरकार को कौन कौन से अधिकार दिए जाने चाहिए। तो केंद्र यानी कि सेंट्रल, और राज्य यहाँ पास स्टेट निरूपित कर रहा है, और यहाँ राज्य जो है यह राष्ट्र को निरूपित कर रहा है। संविधान सभा के कई ताकतवर नेता एवं जवाहरलाल नेहरू ताकतवर केंद्र के पक्ष में थे कि केंद्र को ज़्यादा शक्तिशाली बनाया जाए। वह चाहते थे कि केंद्र सरकार को राज्य सरकार से ज़्यादा शक्तियां दी जाए। इसी को देखते हुए संविधान सभा में 3 सूचियों का निर्माण किया गया। सबसे पहला एक केंद्रीय सूची, तो इसमें केंद्र सरकार के अधीन आने वाले सभी विषयों का वर्णन किया गया है। इसमें टोटल 100 सूचियाँ हैं। फिर है राज्य सूची, इसमें राज्य सरकार के अधीन आने वाले सभी विषयों का वर्णन किया गया है। इसमें 62 सूचियाँ हैं। और फिर अगला समवर्ती सूची, तो इस सूची में ऐसे विषयों का वर्णन किया गया है जो केंद्र और राज्य दोनों के क्षेत्र अधिकार में आते हैं। तो इसमें जो है टोटल 52 सूचियाँ हैं। इसमें 61 सूचियाँ हैं और इसमें 52 सूचियाँ हैं समवर्ती सूची में। कई नेताओं द्वारा केंद्र को शक्तिशाली बनाए जाने का विरोध किया गया। इसमें मुख्य नेता कौन थे, तो के संतनम थे। के संतनम ने जो है वो केंद्र को शक्तिशाली बनाने का विरोध किया, जबकि जवाहरलाल नेहरू और अन्य नेता जो थे वो चाहते थे कि केंद्र को ही ज़्यादा शक्तिशाली बनाया जाए। और वर्तमान में देखो तो केंद्र ही सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है, क्योंकि उसमें 100 सूचियाँ रखी गई हैं, जबकि राज्य में 61 और समवर्ती यानी कि जो दोनों मिल करके बनाएंगी, केंद्र और राज्य दोनों, उसमें 52 सूचियाँ रखी गई हैं। तो के सतनम ने कहा कि केंद्र को ज़्यादा शक्तियां सौंपने से उसकी जिम्मेदारी बढ़ जाएगी, जिस वजह से वह प्रभावी ढंग से काम नहीं कर पाएगी। इन नेताओं ने पूरे प्रयास किए ताकि केंद्र एवं समवर्ती सूची में कम से कम विषय रखे जाएं। अगला टॉपिक है राष्ट्रीय भाषा। तो आज़ाद भारत में अनेकों भाषाएं बोलने वाले लोग रहते थे। इन सब की संस्कृति यानी कि कल्चर और मान्यताएं अलग थीं। ऐसे में एक बड़े राष्ट्र का निर्माण करना बहुत मुश्किल था, क्योंकि यह सभी लोग अलग अलग मान्यताओं और अलग अलग संस्कृतियों से जुड़े हुए थे, और भाषाएं अलग होने के कारण एक दूसरे को ठीक प्रकार से समझ भी नहीं सकते थे। संविधान सभा में इस बात पर तीखी बहस हुई कि एक ऐसी भाषा को राष्ट्रभाषा बनाना उचित रहेगा जिसे देश का हर व्यक्ति आसानी से समझ सके।
इसी को देखते हुए गांधी जी हिंदी और उर्दू के मेल से बनी हिंदुस्तानी भाषा को देश की राष्ट्रभाषा बनाना चाहते थे, क्योंकि भारतीय जनता के बहुत बड़े हिस्से द्वारा इस भाषा को बोला और समझा जाता था। तो वर्तमान में देखो तो 43% जनसंख्या जो हिंदी भाषा बोलती हैं, वहीं 2 से 3% उर्दू, तो टोटल 50% लगभग हिंदू और उर्दू मिलाकर के लोग बोलते थे। ना तो लोग शुद्ध हिंदी बोल पाते थे और न ही शुद्ध उर्दू। तो इन दोनों के मेल से जो भाषा बनी थी वो हिंदुस्तानी थी, और महात्मा गांधी चाहते थे कि हिंदुस्तानी भाषा को ही देश की राष्ट्रभाषा बनाया जाए, यानी कि नेशनल लैंग्वेज। परंतु जैसे जैसे व्यवस्था आगे बढ़ी तो देश में बढ़ रहे सांप्रदायिक टकराव के कारण हिंदी और उर्दू एक दूसरे से दूर होती गई, यानी कि सांप्रदायिक टकराव हुआ। हिंदू और मुस्लिम में जो दंगे हुए उसके कारण हिंदू और मुसलमान में जो दंगे हुए उसके कारण हिंदू और उर्दू भाषा एक दूसरे से दूर होती गई। एक तरफ जहाँ हिंदी को संस्कृत से जोड़ने का प्रयास किया गया कि हिंदी जो है वो संस्कृत का ही हिस्सा है, वहीं दूसरी तरफ उर्दू में फारसी के शब्द जुड़ गए, जिस वजह से हिंदुस्तानी भाषा के स्वभाव में परिवर्तन आया। अगला है हिंदी भाषा का समर्थन। तो हिंदी भाषा का बहुत से नेताओं ने समर्थन किया कि इसे ही राष्ट्रभाषा बनाई जानी चाहिए। संयुक्त प्रांत यानी कि वर्तमान उत्तर प्रदेश, संयुक्त प्रांत से निर्वाचित कांग्रेस के सदस्य आर.वी. धुल्लेकर ने हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा बनाने का बढ़ चढ़कर समर्थन किया। लगभग अगले 3 साल तक राष्ट्रभाषा का मसला संविधान सभा के लिए समस्या बना रहा। कई बार इस मसले को लेकर संविधान सभा में हंगामा भी हुआ, यानी कि खूब बहस हो गया और लोग एक दूसरे की बहुत ज़्यादा आलोचना करने लगे। इसके बाद संविधान सभा की भाषा समिति ने अपनी रिपोर्ट पेश की। तो एक भाषा समिति बनाई गई थी, जिस तरह से प्रारूप समिति, अल्पसंख्यक समिति, मौलिक अधिकार समिति, तो उसी तरह से एक भाषा समिति बनाई गई थी, उसने अपना रिपोर्ट पेश की। तो इसके अंतर्गत समिति ने कहा, भाषा समिति ने, कि हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए हमें धीरे धीरे आगे बढ़ना होगा, न कि एक बैग हम इसे राष्ट्रभाषा बना दें। तो वर्तमान में देखें तो हिंदी जो है हमारी राष्ट्रभाषा नहीं बल्कि हमारी राजभाषा है, यानी कि ऑफिशियल लैंग्वेज है, और उसकी सहायक जो है वो इंग्लिश है। तो उन्होंने सुझाव दिया, यानी कि भाषा समिति ने सुझाव दिया कि पहले 15 साल तक सभी सरकारी कामकाज अंग्रेजी भाषा में किया जाए। तो भारतीय संविधान का जो निर्माण हुआ था वो इंग्लिश भाषा में हुआ था, और सन 1987 में उसे राष्ट्रपति से अनुमति लेकर उसे हिंदी में परिवर्तित किया गया, यानी कि हिंदी भाषा में ट्रांसलेट किया गया था। सभी प्रांतों को अपने कामों के लिए कई एक क्षेत्रीय भाषा चुनने का सभी प्रांतों को, यानी कि स्टेट्स को, अपने कामों के लिए कई एक क्षेत्रीय भाषा चुनने का अधिकार दिया गया। तो जो कई राज्य थे उन्हें अपनी क्षेत्रीय भाषा चुनने का अधिकार दिए गए, जैसे महाराष्ट्र के लिए मराठी और गुजरात के लिए गुजराती, बिहार, उत्तर प्रदेश और राजस्थान, हरियाणा के लिए हिंदी। तो ये सब के लिए क्या किया गया, तो सबको अपना अपना क्षेत्रीय भाषा चुनने का अधिकार दिया गया। बिहार में अगर हम वर्तमान में देखें तो इसकी जो ऑफिशियल भाषा है, जो अपनी क्षेत्रीय भाषा, वो हिंदी है, और दूसरे नंबर पर उर्दू है। इस तरह राष्ट्रभाषा के मुद्दे को सुलझाया गया। तो इस प्रकार से हम भारतीय संविधान को फिर से देखते हैं। तो भारतीय संविधान का निर्माण जो है 26 नवंबर 1949 को पूरा हुआ। इसे बनाने में लगभग 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लगा और लगभग 64 लाख रुपये खर्च किए गए। 26 जनवरी 1950 को इसे लागू किया गया, और उससे 2 दिन पहले यानी कि 24 जनवरी 1950 को इस पर 284 सदस्यों द्वारा, संविधान सभा के 284 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर किए गए। तो पहले जो थे संविधान सभा में 389 सदस्य थे, परंतु जब भारत का विभाजन हुआ तो उसमें से 90 सदस्य पाकिस्तान चले गए, और तो टोटल भारत में बच गए 299 सदस्य। तो इन्हीं 299 में से जो है कुछ की मृत्यु हो गई, और 24 जनवरी 1950 तक 284 सदस्य बचे, और उन्होंने ही संविधान पर हस्ताक्षर किया, और अंततः 26 जनवरी 1950 को संविधान जो है लागू किया गया। वहीं इसका निर्माण 26 नवंबर 1949 को ही हो गया था। तो इस तरह लंबी चर्चा और समस्याओं के बाद भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ। तो यहाँ पर एक सवाल आता है कि भारतीय संविधान जो है वो 26 नवंबर 1949 को बन गया, परंतु ये 26 नवंबर 1949 को लागू क्यों नहीं हुआ, इसे 26 जनवरी 1950 को क्यों लागू किया गया? तो इसका एक कारण था कि सन 1930 ईस्वी में जवाहरलाल नेहरू द्वारा सन 1929 में जवाहरलाल नेहरू द्वारा पूर्ण स्वराज की मांग करना, और 26 जनवरी 1930 के दिन जो है भारतीय ध्वज लहराना, और ब्रिटिश भारत में पहली बार स्वतंत्रता दिवस मनाना। तो उसी तरह से 26 जनवरी 1930 को जब पहली बार ध्वज लहराया गया और ब्रिटिश भारत में पहली बार
पूर्ण स्वतंत्रता मनाई गई तो यह प्रक्रिया जो है 1946 तक चलती रही, 1947 तक चलती रही और फिर उसके बाद भी 49 तक यह चली। तो संविधान का जो निर्माण वो 26 नवंबर को ही हो गया। तो नेताओं ने कहा कि यदि हम इस 26 नवंबर को इसे लागू कर देते हैं तो 26 जनवरी का कोई महत्व नहीं रहेगा। इसलिए उन्होंने संविधान को 26 नवंबर को लागू न करके 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू किया। तो आई एम श्योर कि ये सभी टॉपिक्स आपको समझ में आए होंगे। समझ में आया तो इसे लाइक करें और दोस्तों के पास शेयर करें। यदि आप हिस्ट्री का ऑल चैप्टर वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका प्लेलिस्ट का लिंक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, आप जा करके उसे वहाँ देख सकते हैं और अपने नोट्स भी बना सकते हैं। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।